नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एचआरटी ट्यूब में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का पहला चैप्टर साइंस का ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये सवाल करना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशन होता क्या है। आप क्या समझते हो ग्रेविटेशन के बारे में? ग्रेविटेशन नाम से ही लग रहा है ग्रेविटी से कुछ रिलेटेड। इसमें ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, कुछ फिनोमेना एक्ट हो रहा होगा, उस बेसिस पे आप बोलोगे। हमने क्लास 7th में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जैसा हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था कि कैसे गाड़ी मूव करती है, कैसे क्या होता है जब गाड़ी मूव करती है, उसमें वेलोसिटी कैसे होता है, एक्सेलरेशन, बेसिक डेफिनेशंस हम लोग ने देखा। अब हम लोग आ गए हैं क्लास 10th में। तो क्लास 10th में ही साइंस का पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। बहुत ही बड़ी चीज़ तो नहीं है ये ग्रेविटेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज ग्रेविटेशन मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट नीचे फॉल होता है, इसको ही ग्रेविटेशन प्रोसेस बोलेंगे। और जिस फिनोमेना से नीचे गया इसे ग्रेविटी बोलेंगे। हालांकि बहुत बेसिक सा टर्म है, हम मजाक में बोलते रहते हैं ग्रेविटी की वजह से ये गिर गया वो गिर गया, लेकिन ये उतना ही मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब आप लोग के मन में ये अराइज होना चाहिए कि ग्रेविटेशन किसने ढूंढा। एक बार की बात है, बहुत पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जब इतने सारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करते थे, तो लोग गार्डन में जाते थे, ऐसे बैठे थे। तो वैसे ही हमारे न्यूटन जी, साइंटिस्ट न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, वो भी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अब वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो एप्पल का पेड़ था। अब वो जब बैठे, वो ऑब्वियसली वो कुछ कैलकुलस से रिलेटेड कुछ सॉल्व कर रहे होंगे, तो बैठे थे। ऊपर से इस तरह से एप्पल नीचे ड्रॉप होता है। तो अगर एप्पल ड्रॉप होता, अगर मैं रहता एप्पल ड्रॉप होता, तो मैं तो चुपचाप से खा लेता। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने उस एप्पल को नहीं खाया, जो कि बहुत सही किया, जिसकी वजह से आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जब एप्पल ड्रॉप हुआ तो पहला क्वेश्चन उनके माइंड में आया कि एप्पल नीचे ही ड्रॉप क्यों हुआ। ठीक है, अगर नीचे ड्रॉप हुआ भी तो वर्टिकली क्यों ड्रॉप हुआ। वर्टिकली मतलब जानते हो, जो सीधा सीधा नीचे गिर जाए, जो ना गिरते टाइम यहाँ ऐसे। वर्टिकली नीचे क्यों गिरा, ये क्वेश्चन आया। क्यों हॉरिजॉन्टली ऐसे क्यों नहीं गिरा। ठीक है, अब उन्होंने ये बहुत सोचा कि क्यों वर्टिकली गिरा, क्यों ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं गिरा, और क्या ऐसा ही सबके साथ होता है। क्या मैं इस मार्कर को नीचे गिराऊंगा तो ये भी नीचे गिरेगा, सारे ऑब्जेक्ट ही नीचे गिरेंगे। तो इतना सोचने के बाद फिर वो एक कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन पे क्या है कि ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, इसके पास एक फोर्स होता है। ठीक है, लेट्स सपोज चलो मैं एक पेड़ भी बना ही देता हूँ, जो बना रहा हूँ, बड़ा ही फालतू ड्राइंग है। ठीक है, एप्पल, ठीक है, ये एप्पल है। अब ये वर्टिकली नीचे गिर गया। ठीक है, ये अर्थ है। तो उन्होंने क्या ढूंढा कि अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जिस वजह से जो भी ऑब्जेक्ट मैं किसी हाइट से नीचे गिराऊं या छोड़ दूं, ठीक है, या तो मैं छोड़ दूं तो वो नीचे ही गिरेगा। साइंटिस्ट ने ये पाया, मतलब सर आइजैक न्यूटन ने ये पाया कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से बस ऐसे छोड़ दूं ना तो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, शायद मेरा फ्रेम तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, अभी काम चला लो। अभी यहाँ पे कोने में भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आगे आप लोग की टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक 10th क्लास की, इसमें आगे क्या बोला है कि ऐसे पाते उन्होंने पाया कि अर्थ के पास एक फोर्स होता है ग्रेविटी नाम का, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो वर्टिकली अट्रैक्ट करता है। अच्छा, मैं जैसा कि अपने 10th क्लास में सोचा करता था, क्या मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूं और यहाँ से छोड़ दूं तो क्या ये नीचे गिर जाएगा स्पेस में? नहीं। पता है, अगर आपने भी ये सोचा है ना, तो आप 1% लोगों में आते हो जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। ठीक है, छोड़ो, ये तो एक मजाक था, पता नहीं समझा भी हो कि नहीं। अगर ये नीचे गिरता तो आज सब लोग स्पेस में रह रहे होते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स को ढूंढा, तो अगर फोर्स को ढूंढा है तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूँ
तो एक फोर्स यहाँ पहले से ही बैठा है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। सेम चीज अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ूं तो यहाँ पे देख रहे हो, इस ग्रेविटी ने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, पर वर्टिकली अट्रैक्ट किया है, कभी भी हॉरिजॉन्टली अट्रैक्ट नहीं करता। अगर हॉरिजॉन्टली अट्रैक्ट करेगा तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या समझाने की कोशिश किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी हाइट से छोड़ूं तो वो नीचे ही गिरेगा, और उसका रीजन क्या है, फोर्स। ग्रेविटी नाम का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और वो वर्टिकली, उसका जो डायरेक्शन रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। ठीक है, फिर यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। आप सर आइजैक न्यूटन के बारे में भी जरा देख लिया जाए। ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, जो कि 1642 से 1727 तक ये रहे। इनका मेजर रोल है फिजिक्स एंड कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है कैलकुलस करके, जो कि एक ब्रांच है मैथ्स में बहुत बड़ा। ठीक है, और उसमें फोर्स, ग्रेविटी, इन सब के बारे में बताया गया। ठीक है, अब जब इनका बुक नहीं था, कैलकुलस करके इनका कोई बुक जब नहीं था, तो उससे पहले कैपलर नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन का डिस्कवरी किया था। प्लैनेटरी मोशन मैं बोलना चाहूँ तो सोलर सिस्टम जानते हो, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स सन के अराउंड जो घूम रहे हैं, उस मोशन के बारे में कैपलर्स ने डिस्कवरी की। लेकिन तब तक कैपलर को कोई इतना जानता नहीं था, तो वो इतना मतलब फेमस नहीं हुए अपने लॉस के कारण। तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में न्यूटन आए, उनके ही सारे लॉस को प्रूव कर दिया। तो उनके कैपलर्स के भी लॉ अब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर ये भी देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी मैंने जो किया ना, ये अब आपको समझेगा कि मैंने किया क्या है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कैपलर्स लॉ क्या है, आगे मैं देख पा रहा हूँ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, इजी चैप्टर है। मैग्नीट्यूड उसका क्या है, फिर आगे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेसिकली, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी की वैल्यू, मास और वेट क्या होता है, फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। ठीक ठाक चैप्टर है, उसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी है। चलो ठीक है, तो अभी तो हम लोग ने देख लिया कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। मुझे लगता है डेफिनेशन भी लिखना चाहिए क्या, लिख देता हूँ। ग्रेविटेशन, it is a phenomena। phenomenon मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस। ठीक है, it is an phenomena in which object always directed towards the earth with force, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इट इज एन फिनोमेना इन विच ऑब्जेक्ट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ विद अ फोर्स, या तो ड्यू टू फोर्स, ठीक है, एक फोर्स के कारण हमेशा ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो चीज ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है ना, सिंपल सा वही फोर्स होता है बस, और कुछ। फिर आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। लेट सपोज मैं, इमेजिन करो ये मैं उठा के लाया हूँ पत्थर, और धागा नहीं रखा है ना मेरे पास, ठीक है, ये लाया हूँ मैं पत्थर और ये मैं लाया हूँ धागा को मैं पत्थर पे बांध रहा हूँ, फिर पत्थर को मैंने यहाँ बांधा तो एक धागा ऐसे छूटा हुआ है, ठीक है, उस एंड से पकड़ के मैं पत्थर को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे पत्थर को घुमा रहा हूँ। इमेजिन करो कि मैंने रस्सी और पत्थर बांधा हुआ है, पत्थर यहाँ लटक रहा है, मैं इसको पत्थर को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। तो क्या इमेजिन करो कि एक सर्कल बन रहा है, अगर मैं पत्थर को ऐसे घुमा रहा हूँ, हाँ ऐसे घुमा रहा हूँ, तो एक इमेजिन करोगे, और मैं जैसे ही इस धागे को छोड़ दूँ तो पत्थर उड़ के चला जाएगा। पता है ये पत्थर अब तक सर्कुलर मोशन क्यों बना रहा था, क्योंकि इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है, तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कुछ मत समझो, बस इतना समझो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है।
डेफिनेशन सुन लो। सेंट्रीपिटल फोर्स, it is a force in which object always directed towards the center of the circle and along with radius it is known as centripetal force। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा यही होता है, F इक्वल्स टू mv²/r, जिसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड कैसे आया। ठीक है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स होता है जैसे मैं सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, जिस फोर्स की वजह से घूम रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको छोड़ दिया। ठीक है, उसको छोड़ने के बाद जब पत्थर एक अलग रास्ता ले लिया, जैसे अभी तक सर्कल में घूम रहा था, और जैसे मैंने धागा को छोड़ा, उस सर्कल से हट के स्ट्रेट लाइन में चल के दूर चला गया, तो वो जो टेंजेंशियल फोर्स लगा वही हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। Kepler's law। Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observation of the planet's position were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary motion and motion. Johannes Kepler studied this data. He noticed it। ठीक है, जब गैलीलियो नहीं आया था तो उससे पहले एस्ट्रोनॉमर्स अपनी खुली हुई आंखों से प्लैनेट्स का मोशन बताते थे, लेकिन जब जोहानेस केपलर आए, उन्होंने प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया और एक फिक्स पैटर्न पाया, और उस बेसिस पे उन्होंने लॉ बना दिया। केपलर्स का पूरा नाम जोहानेस केपलर था। केपलर के 3 लॉ है, पहला प्लैनेटरी मोशन, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, खांसी की बात है। पहला लॉ क्या बोलता है? द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन फोका। ठीक है, एक सेकंड, दिख रहा है कि नहीं? केपलर का पहला लॉ बोलता है कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट है, प्लैनेट का ऑर्बिट यानी जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे प्लैनेट रिवॉल्व करने वाला है, घूमने वाला है, एक सन, ये सन है, ये प्लैनेट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया। तो अर्थ जो रास्ता बनाता है सन के अराउंड घूमने के लिए, उसे ऑर्बिट बोलते हैं, पहली बात। और ये ऑर्बिट का शेप एलिप रहेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एलिप्स। पहली बात तो हम लोग सोलर सिस्टम में जानते हैं एक सन है, सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एक सन है, सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहे, अर्थ घूम रहा है। ठीक है, तो अर्थ घूम रहा है तो उसके अगल बगल ऑर्बिट होता है, तो उसी ऑर्बिट पे अर्थ ट्रैवल कर रहा है। तो उस ऑर्बिट का शेप पता है कैसा होता है? एलिप्स होता है। एलिप्स एलिप्स मतलब बेसिक भाषा में बोले तो अंडा प्रकार। जैसा अंडे का शेप रहता है ना, ओवल ही रहता है, अंडे का शेप देखियो, सेम ऑर्बिट का भी शेप वैसा रहता है। ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि प्लैनेट का रास्ता। ठीक है, ऑर्बिट का मतलब हो गया प्लैनेट का रास्ता। तो प्लैनेट इस शेप में ये रिवॉल्व करेगा, तो इसे ऑर्बिट बोलेंगे, और इस ऑर्बिट का शेप एलिप रहेगा, एलिप्स। और ये एलिप्स का मतलब होता है अंडा प्रकार, मतलब अंडे का जैसा शेप रहता है, उस शेप में प्लैनेट रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड। ये कहना चाहता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या लिखा है? द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन विथ वन फोकाई। पता है ये जो इसने यहाँ पे बोला कि विद द सन एट वन फोकाई, तो ये जो ऑर्बिट देख रहे हो अच्छा एक बात और बता देता हूँ, फोकस और फोकाई का मतलब पता है क्या होता है? फोकस का मतलब ये, फोकस एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहां पर हम किसी एक चीज पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, और फोकाई मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक से ज्यादा चीजों पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो फोकाई होता है। तो एक तो इस तरह से भी समझा जा सकता है। दूसरा, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म पता है? देखो, ये जो फोकस हो गया ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। जब भी फोकस बोला जाएगा तो समझ जाना कि किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे हमको फोकस करना है।
और जब फोका थोड़ी तबीयत खराब है, फोकाई का मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट पे फोकस करना रहेगा, ठीक है। तो फोकस प्लूरल, फोकस सिंगुलर फॉर्म होता है, फोकाई प्लूरल फॉर्म होता है। तो इस ऑर्बिट में 2 पॉइंट रहेगा, एक ये एक ये। एक से ज्यादा फोकस आ जाए तो फोकाई उसको भी बोलते हैं। तो एक से ज्यादा फोकस है हमारे पास, तो इन दोनों फोकस पे, किसी एक फोकस पे सन रहेगा। तो पहला कहने का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे 2 फोकस है, दोनों को साथ में मिला के फोकाई बोलेंगे। किसी एक फोकाई पे सन रहेगा और उसके अराउंड अर्थ घूमेगा, ठीक है। ठीक है, केपलर का फर्स्ट लॉ हो गया। तो ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ, अभी मैं खास रहा उतना बोल नहीं पा रहा हूँ। काम करते हैं, केपलर्स के लॉ को पहले से मतलब करेंगे। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, ग्रेविटेशन क्या होता है, इसका खोज किसने किया, मतलब डिस्कवरी किसने किया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फ्यूगल क्या होता है, और केपलर कौन था, ये हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि केपलर्स के तीनों जो लॉ बचे हैं वो कंप्लीट कर लें। अभी तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ यार। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए लेक्चर को दिल से थैंक्स। अभी तो लेक्चर आ नहीं पा रहे ड्यू टू अभी बहुत सारे क्या काम है, मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ, यू नो। अभी स्टडी वडी, पढ़ाई लिखाई, अभी हाल ही में 12th खत्म हुआ है, देखते हैं अभी क्या करना है। तो चलिए, अभी यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स। मुझे पता है कि लेक्चर तो ठीक से ले नहीं पा रहा हूँ, तो जस्ट समझ जाओ कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए लेक्चर ले रहा हूँ, और जितना मेरे से नॉलेज निकल पा रहा है, आप लोग को समझा पा रहा हूँ अच्छे से, वो करने की कोशिश कर पा रहा हूँ। द बेस्ट।